आज साखळी नाक्यामध्ये आलेला होता, काय भावना आहेत? ते ईदचा हा कार्यक्रम आजचा होता आणि रमजानचा महिना हा असणारा मुसलमानांचा महत्त्वाचा आणि पवित्र महिना म्हणून असणारा मानला जातो. आज असणारा इफ्तारची असणारी आयोजन करण्यात आलं होतं आणि त्याच्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी मी आज या ठिकाणी आलेलो आहे. एक शांतीचा, सुकूनचा आणि त्याच्याचबरोबर लोकांचं कल्याण झालं पाहिजे अशा रीतीची असणारी इफ्तारी करताना जे दुआ करतात त्याचाच असणारा एक भाग आहे की इथे लोक शांततेने आनंदित आणि विकसित राहावीत, हाच त्याच्यातला हेतू है, असं मी त्या ठिकाणी मानतो. सर दूसरी में उलटफेर होने वाला था, वो होते होते रह गया, तो किस तरह से देखते हैं हम अजीत पवार, जो खबरें चल रही थी कि अजीत पवार बीजेपी में जाएंगे, एक समीकरण बनेगा, उसे कैसे देखते हैं? ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में दो भूकंप होंगे. मैं आज भी उसी बयान पर अमल हूँ कि दो भूकंप होना अनिवार्य है महाराष्ट्र की राजनीति में. अजीत पवार की बात अगर यहाँ पर है तो मेरे ख्याल से उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं राष्ट्रवादी के साथ हूँ, राष्ट्रवादी के साथ ही रहूँगा. लेकिन जो हमने बयान दिया है कि भैया दो भूकंप होंगे, मैं समझता हूँ कि कर्नाटक की इलेक्शन ख़त्म होते होते ही ये दो भूकंप होंगे, ऐसा मुझे लगता है. बट ये दो क्या भूकंप है? होंगे क्या, मतलब किस तरह आप? नहीं, मेरे ख्याल से अभी मैं अगर कहूँ कि इसमें अगर अभी ही खोल दूँ तो मेरे ख्याल से लोगों को जो चार्म लगता है ऐसे न्यूज़ में, क्योंकि अभी की न्यूज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि एक एंटरटेनमेंट है लोगों को, और उसी में कुछ लोग अपना जीते भी है, उसमें आनंद भी मनाते हैं. तो मैं उनका आनंद छीनना नहीं चाहता हूँ. वो अपनी अपनी कल्पनाएं जो है उसको वो रंगाते रहे, कलर करते रहे, यही उम्मीद करता हूँ मैं. पर हमने पिछले बार भी देखा था कि पहले अजीत पवार मतलब मीडिया में कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरे दिन ही वो जो है शपथ लेते हैं. तो क्या इस बार भी हो सकता है वैसा कि मीडिया को कुछ और कहें और कर कुछ और रहे हों अजीत दादा? देखिए, वेट एंड वॉच. आपको क्या लगता है, मतलब मैंने अपनी वही तरफ कहा से ना, कैसा? वेट एंड वॉच. एक भूकंप वो था जो होने वाला था. नहीं, मैं आप भी कह रहा हूँ कि दो भूकंप बाकी है इलेक्शन के बाद. कल ही संजय राउत ने कहा है कि विधान भवन के उन्हें आंकड़े बताए कि असेंबली में जो है 180 से लेके 185 जो है आंकड़े आएंगे, एमवीए जो है वो 40 पार करेगा. आपको क्या लगता है कि समीकरण क्या होने वाला लोकसभा के टाइम पे और असेंबली के टाइम पे 2024 में? देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो दो भूकंप है उसके बाद में कई राजनीति बदलेगी, और आज के जो समीकरण हैं वो समीकरण आपको नहीं दिखाएंगे, नई समीकरण उभरते हुए आपको दिखाई देंगे. क्या नई सरकार बनते हुए हम देखेंगे 2024 में, बीजेपी हारते हुए देखेंगे? मैं इस पर कर्नाटक के इलेक्शन के बाद ही अपनी राय दूंगा. कर्नाटक के इलेक्शन में आप कैसे देखते हैं, कुछ उलटफेर वहाँ पे होने वाला है? देखिए, कर्नाटक के इलेक्शन में जो है, अगर मान लो कांग्रेस आपस में नहीं लड़ती है, या मान लो हम लोग जो ऑपोजिशन में हैं वो डिवीज़न अगर नहीं होने देते हैं ज़्यादा पैमाने पर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी वहाँ पे रिटर्न आना मुश्किल हम लोगों को दिखाई देती है. मैं 10 दिन के लिए कर्नाटक के चुनाव में सहयोगी हूँ, वहाँ पर जा रहा हूँ, और हम लोग डेलिकेसी के साथ वहाँ पर अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि हम लोग की भूमिका से हम लोग ये देखेंगे कि ना कुमार स्वामी जो जेडीएस है उसको तकलीफ़ हो, ना कांग्रेस पार्टी जो है उसको कहीं तकलीफ़ हो. हमारा लक्ष्य यही होगा कि 2024 की शुरुआत कर्नाटक से हुई, ऐसा मैं लगता है. मैं उम्मीद कर रहा था कि महाराष्ट्र के कॉरपोरेशंस के चुनाव यहाँ पर होंगे और वहीं से शुरुआत होगी, ऐसा मैं मानता था.
लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसको पोस्टपोन किया है, इस इलेक्शन को डर के मारे उन्होंने पोस्टपोन किया है। हाई कोर्ट में महाराष्ट्र की जो इलेक्शन कमीशन है उस पर सेडिशन की केस लागू होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन उसकी लेने की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन बेंच के पास ये सुनवाई थी, उस बेंच को हाई कोर्ट के माध्यम से ही रोक लगा गई है कि वो इस मैटर को ना सुने। अगर वो आज सुनाई होती तो मेरे ख्याल से फैसला उसका आज होता, लेकिन उसको रोकने की बात जो है वो बड़ी पैमाने पर वहाँ पे शुरुआत है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिनों में ही उसका फैसला होगा। लेकिन अभी जो है 2024 का रास्ता जो है वो कर्नाटक से गुज़रता है। अगर मान लो हम लोग कामयाब हुए बीजेपी को रोकने में, तो फिर 2024 का खेल जो है वो अलग ही है, इसको आप ध्यान में रखें। अपोजिशन का चेहरा कौन होगा? लगातार हाँ? देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ जो अपोजिशन मिनिस्टर्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार को हमने देखा, शरद पवार यहाँ से गए थे, तो चेहरा कौन होने वाला है? केजरीवाल पे भी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। देखिए, एक बात ऐसी है कि ये जो मोदी ने सिलसिला शुरुआत किया है कि हमको प्राइम मिनिस्टर का मोहरा दिखाइए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस बात को जो है वो गलत है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर चुनना है तो मेंबरान जो चुन के गए हैं पार्लियामेंट में, उनका अधिकार है, क्योंकि सदन उनको चलाना है। नहीं तो आज जैसे हम लोग देखते हैं कि मोदी की तानाशाही है, कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं हुई, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर तो हमारे पास रोते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लघु शंका के लिए जाए तो पीएम के ऑफिस से पीएमओ के ऑफिस से फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो। तो ये जो तानाशाही वहाँ पर चली है, उस तानाशाही को ख़त्म करना है। और चेहरा कौन हो या प्राइम मिनिस्टर का फेस कौन हो, तो मेरे ख्याल से मैं मान के चलता हूँ सभी जिनका नाम लिया आपने वो सभी प्राइम मिनिस्टर के लायक हैं। लेकिन 5 साल हाउस चलाने के लिए इलेक्टेड मेंबर्स किसको पसंद करते, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के नाम है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या चाहे नवीन पटनायक हो या स्टालिन हो, ये सभी में काबिलियत है इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनने की। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से इलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर जो है, किन पे ज़्यादा विश्वास होगा, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वही सरकार मेरे ख्याल से सही चलती है।